हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अश्विनी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम पढ़ रहे थे बेटा फोर्थ चैप्टर जिसका नाम था कार्बन एवं उसके यौगिक। और अभी तक हमने क्या पढ़ चुके हैं? हमने संतृप्त असंतृप्त यौगिक, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तथा उनके साथ जुड़ने वाले उनके प्रकार्यात्मक समूह हम पिछली वीडियो के अंदर क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ेंगे, जो कार्बन के कुछ इंपॉर्टेंट क्या होती है यौगिक होते हैं जैसे एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल, उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। और जो कार्बन होता है वो ऑक्सीजन के साथ और अन्य पदार्थों के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करता है उस इस वीडियो के अंदर वो भी क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो, आपको पता है दहन का मतलब क्या होता है कि कोई पदार्थ है उसके साथ जब ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, उसको क्या कहा जाता है, दहन कहा जाता है। जैसे कार्बन जो होता है उसके सभी रूपों के अंदर जब भी वो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करता है, तो वो गैस के रूप में कौन सी गैस देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। तो याद रख लेना है कि कार्बन के दहन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। दहन करने पर कार्बन यौगिक प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और क्या उत्पन्न करता है, प्रकाश का उत्सर्जन करता है। जैसे यहां पर देखो, ये जो अभिक्रिया है ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी कि कोयले का दहन कैसे होता है। जब कोई कार्बन होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्या देता है, ऊष्मा और प्रकाश देता है। इसी प्रकार जो नेचुरल गैस होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने इनका नाम भी देखा था, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, किसका नाम क्या होता है, मैथेन होता है। मैथेन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे, दहन करेंगे, तो आपको पता है कौन सी गैस उत्पन्न होती है, कौन सी गैस उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, H2O उत्पन्न होता है और क्या उत्पन्न होता है, प्रकाश एवं ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार ये क्या है, CH3 CH2OH। अब आपको पता है ये फॉर्मूला किसका होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कार्बन है तो C2 और 5 क्या है, हाइड्रोजन, और कौन सा ग्रुप है, OH। इसको कहते हैं एथेनॉल। क्या बोलते हैं इसको, एथेनॉल। जब एथेनॉल को भी क्या करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो आपको पता है क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी, H2O प्राप्त होगा और ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या हो कि जब भी कार्बन का दहन करा जाएगा, दहन का मतलब होता है किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया, तो क्या होता है, कार्बन हमेशा क्या उत्पन्न करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब उसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएंगी कार्बन के साथ, तो हमेशा उसके साथ उत्पन्न क्या होगी, H2 भी क्या होगी, उत्पन्न होगी। और प्रकाश और ऊष्मा तो उनके साथ ही होते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। अब चलो नेक्स्ट वीडियो। अब देखो, याद रख लेना, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, कार्बन और कार्बन के मध्य एकल आबंध। तो उसके अंदर क्या होता है, जब भी उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका दहन कराया जाता है तो उसके साथ हमेशा मतलब कैसे जलेगा, वो स्वच्छ ज्वाला के साथ जलेगा। जैसे आपने देखा होगा एलपीजी हो गया, आपने देखा होगा वो नीली ज्वाला देता है, कोई धुआं निकालता है क्या, नहीं निकालता। लेकिन जैसे आप कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हो, कोयले की देखते हो अपना, लकड़ी को जलाया होगा, उसमें से हमेशा क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा। लेकिन गैस के अंदर ऐसा धुआं नहीं निकलता। पेट्रोल के अंदर धुआं निकलता है, नहीं निकलता। लेकिन डीजल क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जब वो पूर्ण रूप से उनका दहन नहीं होता, तो उनमें से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस निकलती है, लेकिन काले धुएं के साथ। तो ये भी चीजें याद रख लेना कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कार्बन और कार्बन के मध्य एकल आबंध, तो सामान्यतः ये कैसे उत्पन्न करते हैं, स्वच्छ ज्वाला निकालते हैं। जबकि जो असंतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं वो अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला भी क्या करते हैं, निकालते हैं। लेकिन कभी क्या होता है, जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या नहीं मिल पाती, पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती या ऑक्सीजन की सीमित मात्रा निकलती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उनके अंदर भी क्या निकलेगा, काला धुआं निकलेगा। तो ये याद रख लेना कि वायु की आपूर्ति को सीमित कर देने से, अपूर्ण दहन होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी क्या होता है बेटा, काली ज्वाला निकलती है। तो ये चीजें क्या होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो ऑक्सीकरण,
अब आप बोलोगे, आपने अभी थोड़ी देर पहले हमें अध्ययन बताया था, उसके अंदर आपने क्या कहा था कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, और अगर उसके अंदर हाइड्रोजन है तो H2O भी प्राप्त होगा, और प्रकाश ऊष्मा तो उनके साथ निकलती है। लेकिन अब आप कह रहे हो कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब भी तो यही होगा ना, लेकिन नहीं। ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखता है, और जब क्षमता रखता है तो उनसे कई प्रकार के नए यौगिक बनते हैं। जैसे अगर एथेनॉल है, एथेनॉल का ऑक्सीकरण करा जाएगा तो क्या बन जाएगा, एथेनोइक अम्ल बन जाएगा। यानी इसका मतलब क्या, अल्कोहल क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। जैसे देखो, दहन करने पर कार्बन यौगिकों को सरलता से क्या प्राप्त होती है, ऑक्सीकृत किया जा सकता है। और इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रिया भी होती है जिनमें अल्कोहल को किसमें बदला जा सकता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जा सकता है। जैसे ये देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये क्या होता है, एथेनॉल होता है। जब एथेनॉल का ऑक्सीकरण करा जाता है, देखो बेटा, जिसका ऑक्सीकरण करने के बाद में जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं उन पदार्थों को क्या बोला जाता है, ऑक्सीकारक। क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है कि वे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्या रखते हो, क्षमता रखते हो, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो जैसे एथेनॉल के साथ अगर हम क्या करा दें, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की अभिक्रिया करवा दें और इसके साथ क्या करें, इसको गर्म करें, तब भी क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। या अपन क्या करें, ऑक्सीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया करवाएं, उसको भी क्या करें, इसके साथ एथेनॉल को गर्म करें, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी एथेनॉल को क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ क्या कराया जाए, गर्म कराया जाए, तो हमेशा हमको क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो, मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, ये याद रख लेना, एग्जाम में आ रखा है कि कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्या होती है, क्षमता होती है। उन पदार्थों को क्या कहा जाता है, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक कहा जाता है। जैसे KMnO4 और क्या था, K2Cr2। अभी जी लग रहा होगा, थोड़ा इसको मिटा देता हूं, K2Cr2O, अरे भैया आ जा रही यार, O7। तो याद रह जाएगा कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहल को अम्लों में क्या कर देते हैं, ऑक्सीकृत करते हैं, अर्थात आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ऑक्सीकारक कहा जाता है। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। अब देखो, संकलन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट चीज है, याद रख लेना। अब यहां पर आप देखो, पहले पेन चेंज करते हैं अपन। जैसे प्लेटिनियम और निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब मैंने कई बार बता रखा है, एक बार और बता देता हूं कि कार्बन और कार्बन के मध्य अगर द्वि आबंध हो या कार्बन और कार्बन के मध्य त्रिआबंध हो, ऐसे यौगिक या ऐसे हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। लेकिन क्या होता है, जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, क्या कराते हो आप, इनकी अभिक्रिया करवाते हो, किसके साथ, प्लेटिनियम के साथ या किसके साथ, निकल के साथ। तो ऐसे जो उत्प्रेरक होते हैं इनको क्या दे देते हैं, हाइड्रोजन दे देते हैं, जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं, किसमें बदल जाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है इन्हें कहा जाता है संकलन अभिक्रिया। तो समझ में आ गया होगा कि प्लेटिनियम या निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन को जोड़कर क्या बना देते हैं,
संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। अब देखो उत्प्रेरक किसे कहते हैं, ये एग्जाम में पूछ ले तो बता देना कि वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया क्या होती है, भिन्न दर से क्या होती है, आगे बढ़ती है, जो स्वयं अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करती। यानी ये जो उत्प्रेरक पदार्थ होते हैं ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर देते हैं, उसकी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, या उसको धीमा कर देंगे या क्या कर देंगे, उसकी अभिक्रिया की क्रिया को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, लेकिन खुद क्या करेंगे, अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करेंगे, या खुद मतलब खुद क्या नहीं होते, परिवर्तित नहीं होते। जैसे निकल उत्प्रेरक, इंपॉर्टेंट चीज है। निकल उत्प्रेरक का उपयोग साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। ठीक है, तो वनस्पति तेल समझ में आ गए होंगे कि जो भी अपन सरसों, जो अपन कौन से तिल का तेल, ठीक है, अब मेरे को याद नहीं आ रहा है लेकिन आप याद रख लेना कि जब भी कोई वनस्पति तेल होता है उसका क्या करना होता है, उसको असंतृप्त से क्या बनाना होता है, संतृप्त बनाना होता है, यानी वनस्पति तेल का वनस्पति घी बनाना होता है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उनका हाइड्रोजनीकरण करते हैं। हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है कि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, तो ये याद रख लेना ना। तो वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करने में किन का उपयोग करा जाता है, निकल उत्प्रेरक का उपयोग करा जाता है। तो देखो वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी क्या होती है, असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है, जबकि जंतु वसा में क्या होता है, संतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। इसलिए जो गाय मतलब जो गाय के दूध से अपन क्या बनाते हैं, घी बनाते हैं, भैंस के दूध से घी बनाते हैं, वो सारे क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। चलो तो देखो यहां पर अभिक्रिया दे रखा है, तो यहां पर R का मतलब क्या हो जाएगा, एल्किल हो जाएगा ना। ठीक है, या आप इसकी जगह H भी लगा सकते, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो देखो यहां पर आप देखो डबल बॉन्ड है, यानी ये क्या है, एल्किल है। अब एल्किल क्या कर रहे हैं, निकल उत्प्रेरक के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, हाइड्रोजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो देखो ये क्या बन गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन गया। तो ये चीज याद होनी चाहिए आपको। तो देखो वनस्पति तेल जो होते हैं वो श्वासवर्धक होते हैं ना, अपने तो खाते भी हैं तेल वेल तो बहुत ज्यादा। साधारणतः जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, हानिकारक माने जाते हैं। भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा वाले तेलों का ही क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपने पहली वाली स्लाइड का भी नहीं लिया होगा ना, तो ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। और अब इस वाली का ले लो। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। अब देखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता जैसे क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होते हैं, उसमें क्या करा जाता है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरीन के साथ जब भी क्या कराते हैं, हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया करवाते हैं, तो वो क्या कर देता है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लो यहां पर देखना, ये देखो मैथेन है, मैथेन के साथ किसकी अभिक्रिया करवाई, क्लोरीन की करवाई। ठीक है, तो क्या होगा, सूर्य की प्रकाश की स्थिति में इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, तो आप देखना एक हाइड्रोजन निकल गया और क्या बच गया, क्लोरीन आके साथ जुड़ गया, तो क्या बन गया, इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको क्लोरोमेथेन। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो समझ में आ गया होगा। तो देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यंत क्या होते हैं, अन अभिक्रियाशील होते हैं, यानी किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते हैं, तथा अधिकांश अभिकर्मों की उपस्थिति में ये कैसे रहते हैं, अक्रिय रहते हैं, सीधी सिंपल सी बात है। लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र क्या कर लेते हैं, अभिक्रिया करते हैं। किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, क्लोरीन के साथ करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाता है, संकलन हो जाता है। अब देखो अगर ये जो अभिकर्मक है इसका भी वापस से करा जा सकता है, जैसे मान लो इसके साथ वापस से मैंने किसकी अभिक्रिया करवा दी, क्लोरीन के साथ करवा दी, तो याद रख लेना एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगा, वापस से करवा देंगे तो और एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया चलती रहती है। क्लोरीन एक एक हाइड्रोजन परमाणुओं का क्या करता है, प्रतिस्थापन करता है, इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
और इसमें एक प्रकार का क्या होता है, परमाणु या परमाणुओं के समूह दूसरे का स्थान ले लेते हैं तथा उच्च समजातीय एल्केन के साथ अनेक उत्पादों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यानी एक, जैसे मेरे को बताना नहीं चाहिए लेकिन चलो बता देते हैं, जैसे अगर मान लो ये वापस से अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, CH2 Cl2। अब देखो ये वापस से अभिक्रिया कर लेगा क्लोरीन के साथ तो क्या बन जाएगा, CH Cl3। वापस से अभिक्रिया कर लेगा तो क्या बन जाएगा, Cl Cl4 CCl4, है ना। चलो ठीक है, मैं कुछ गलत भूल गया तो चलते रहने देना चाहिए। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण कार्बन के यौगिक, कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक। देखो हमारे सिलेबस में दो ही महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक दे रखे हैं, एक दे रखा है एथेनॉल और एक दे रखा है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल जो होगा हम नेक्स्ट वीडियो में कल कंप्लीट कर लेंगे। अभी के लिए अपन क्या करेंगे, एथेनॉल को क्या करेंगे यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। देखो तुम्हें पता होना चाहिए कि एथेनॉल क्या है। ये जो होता है इसको बोला जाता है एथेनॉल। ये तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, इसमें कुछ नया वाली बात तो है ही नहीं। जो एथेनॉल होता है ये एल्कोहल, क्या बोला मैंने, जो एल्कोहल होता है उसका क्या होता है, सदस्य यौगिक होता है। एल्कोहल के अंदर बहुत सारे यौगिक बनते हैं, जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, बहुत सारे यौगिक बनते हैं। उसमें से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि हम यहाँ पर किसको चर्चा में ले रहे हैं, एथेनॉल को ले रहे हैं। तो देखो एथेनॉल जो होता है कमरे के तापमान पर किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है, एल्कोहल कहा जाता है। तथा ये सभी एल्कोहलीय पेय पदार्थों में क्या होता है, महत्वपूर्ण अवयव होता है। इसके अतिरिक्त ये अच्छा क्या होता है, विलायक होता है। सीधी सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा कि अल्कोहल का उपयोग बहुत सारी चीजों में करते हैं, जैसे मेडिसिन बनाने के अंदर इसका उपयोग करा जाता है। ठीक है, टॉनिक्स, कफ सिरप, आयोडीन टिंचर जैसे यौगिकों को बनाने में किसका उपयोग करा जाता है, एथेनॉल का उपयोग करा जाता है, क्योंकि ये अच्छा क्या होता है, विलायक होता है। ठीक है, अब आप जो एथेनॉल को अल्कोहल बना के पढ़ते हो वो अल्कोहल अलग ग्रुप हो गया, इसका सदस्य कौन होता है, एथेनॉल होता है। एथेनॉल को शायद इंग्लिश में लीकर भी बोलते हैं, एक बार याद रख लेना, कोई ज्यादा काम की चीज नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। इसलिए इसका उपयोग कहां पर करा जाता है, टिंचर आयोडीन में, कफ सिरप में, टॉनिक आदि औषधियों को बनाने में किया जाता है। ये याद रख लेना कि एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में क्या करा जा सकता है, मिलाया जा सकता है। तो आप एक बार इस चीज का क्या लो, स्क्रीनशॉट लो। अब चलो देखते हैं। देखो अब किसके पहले अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम के साथ किसके अभिक्रिया करा रहे हैं, एथेनॉल की अभिक्रिया करवा रहे हैं। अब देखो आपको पहले ही पता होना चाहिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CH3 CH2 OH, या अपन इसको कैसे और लिख सकते हैं, आ जाओ भाई, C2H5OH। अब अपन दोनों ही तरीके से लिखे तो इसमें कोई गलत नहीं है, तो याद रख लेना। देखो अब आपको तो पहले से ही पता है ना कि भाई ये क्या है, धातु है, ये क्या है, अम्ल है। भाई आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अल्कोहल क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का ही होता है। तो ये क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और क्या उत्पन्न करेगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, तो अपन फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार और पढ़ लेते हैं। तो यहां पर देखो अल्कोहल सोडियम के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो कौन सी गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है तथा सोडियम एथोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम एथोक्साइड बनाता है। अब देखो ये रहा धातु, इसके साथ किसकी अभिक्रिया करवाई, अम्ल के साथ। अम्ल यहां पर कौन सा है, एथेनॉल। ठीक है, बार बार बता रहा हूं कौन सा अम्ल है, एथेनॉल। तो क्या होगा, यहां से आप देखना, यहां से एक हाइड्रोजन क्या हो गया, मुक्त हो गया। ठीक है, और वो क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गया। और यहां पर आकर ये ऑक्सीजन के पास कौन बैठ गया, सोडियम आकर बैठ गया। ठीक है, और क्या बन गया, सोडियम एथोक्साइड बन गया। तो यहां पर आपको चीज पता होनी चाहिए। अब देखो दूसरी अभिक्रिया क्या है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया।
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे बनाते हैं? आपको क्या करना है, आपको लेना है एथेनॉल लेना है। एथेनॉल को क्या करना है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा लेंगे अपन, सांद्र लेंगे। ठीक है, अब सांद्र तनु ये अपन सेकंड चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, तो वहां उस वाली वीडियो के अंदर क्लियर कर लेना। यहां पर क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर ले रहे हैं, टेम्परेचर केल्विन में ले रहे हो, कितना केल्विन ले रहे हैं, 443 केल्विन। जब क्या होता है, एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर क्या करा जाता है, गर्म करा जाता है। तो ये जो एथेनॉल होता है, इसमें उपस्थित जो जल होता है उसको क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, और खुद क्या बन जाता है, एथीन बन जाता है। क्या बन जाता है, एथीन। मतलब क्या बन गया, असंतृप्त तो बन गया। तो यही तो है, यहीं पे ये चीज लिखी गई थी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया कैसे करते हैं, 443 केल्विन तापमान पर जब एथेनॉल को क्या करा जाता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करा जाता है, गर्म करा जाता है, तो एथेनॉल का क्या हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है। तो इस अभिक्रिया में हमने क्या करा था, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करा था, निर्जलीकरण करा, जिसमें क्या हुआ, जो एथेनॉल था उसमें से जल क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ तक ये आज का वीडियो क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो अब क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर इस चैप्टर को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। आपको हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और हमारे इंस्टाग्राम के सारे लिंक है ना, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। कृपया करके उनको फॉलो करें और हमारे इस चैनल को क्या करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।